हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम करंट अफेयर्स देखेंगे एंड इस वीडियो में जितने भी करंट अफेयर्स से रिलेटेड टॉपिक्स हैं ये सब मैंने दैनिक जागरण से सोर्स कर रखे हैं। ये हिंदी में थे, इसको मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रखा है। इसे मोस्टली जो मैंने फोकस किया है वो एडिटोरियल्स में किया है क्योंकि वो मेंस में कहीं ना कहीं काम आ सकते हैं, हेल्पफुल हो सकते हैं। बट कुछ ऐसे न्यूज़ बाइट्स भी हैं जिसको आप अगर कोट करें तो आपके आंसर्स सप्लीमेंट हो सकते हैं, बेटर इन्हांस हो सकते हैं। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। हम मार्च से स्टार्ट करेंगे एंड कोशिश करेंगे अप टिल अगस्त तक हम पूरा कवर करें। तो देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो मार्च की जो मुझे दिखी थी वो थी पखराव टाइगर सफारी केस की। तो पखराव टाइगर सफारी केस है कहाँ पे? ये कॉर्बेट नेशनल पार्क में है एंड एक टाइगर सफारी का एक रूट है। अब ये क्यों न्यूज़ में है? देखिए, यहाँ पे हुआ क्या था, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल को कुछ यहाँ पे इरेगुलेशन दिखाई दिए थे। इरेगुलेशन किस सेंस में थे कि यहाँ पे पेड़ काटे गए थे जो कि इलीगल थे। इलीगल मीनिंग कि वो पेड़ काटते टाइम जो ऑफिसर्स थे या जो भी मिनिस्टर्स इन्वॉल्व थे उन्होंने इसकी परमिशन देते टाइम रूल्स फॉलो नहीं किए, लॉज को फॉलो नहीं किया। देखिए, उत्तरा नॉट ओनली उत्तराखंड बट इंडिया में अगर आपको पेड़ काटने हैं तो दे आर स्पेसिफिक एक्ट्स, स्पेसिफिक लेजिस्लेशन जिनको आपको फॉलो करना बहुत जरूरी है, सच एज द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980, कुछ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 भी आ जाता है, और भी सब इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ये सब के सब इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। जब भी आप पेड़ पौधे कुछ भी आप वाइल्ड लाइफ से छेड़छाड़ करने के लिए कुछ भी अगर कदम उठाते हैं, इवन अगर आपको अपने घर में भी कोई पेड़ काटना है, आपको तब भी ये सब लॉज को फॉलो करना पड़ता है, प्रॉपर रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। तो इस केस में क्या देखा गया था कि एक जो मिनिस्टर कंसर्न थे और एक डीएफओ रैंक के ऑफिसर थे, उन्होंने परमिशन दे दी थी पेड़ काटने की। वो जब पेड़ कटे थे तो वहाँ पे काफी कमर्शियल बिल्डिंग्स बने थे, मोस्टली हॉस्पिटैलिटी से लिंक्ड, जैसे होटल्स, रिजॉर्ट्स वगैरह, जिससे कि काफी वाइल्ड लाइफ अफेक्ट हुई थी। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को जब ये मामला एनजीटी में उठा था तो उन्होंने इंक्वायरी बिठवाई थी। तो एक 3 मेंबर की कमेटी बैठी गई थी जिनका ये काम था कि ये चेक करे कि बफर जोन्स में, देखिए बफर जोन जो होता है वहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज बहुत मिनिमल होती है, बट यहाँ पे अलाउ कर दी गई थी। तो ये कमेटी को ये चेक करना है कि बफर जोन में टाइगर सफारीज अलाउड हो सकती है। दूसरी चीज इस न्यूज में है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि एक टाइगर रेस्क्यू सेंटर बनाना है टाइगर सफारी जोन्स के अंदर, ताकि जो भी नुकसान होता है टाइगर्स को, तो वहां पे इनको रिहेबिलिटेट किया जा सके। और कोर्ट ने ये भी बोला कि कमेटी बैठाई जाएगी जो क्या करेगी, वो जो डैमेजेस चेक करेगी, जो भी पेड़ कटे हैं, जो भी वाइल्ड लाइफ को नुकसान हुआ है इन सब इलीगल एक्टिविटीज की वजह से, तो ये कमेटी चेक करेगी कि डैमेज हुआ कितना है और कॉस्ट को क्वांटिफाई करेगी कि उस स्पेसिफिक एरिया को जहाँ पे भी डैमेज हुआ उसको रिस्टोर करने के लिए, मतलब डैमेज से पहले जो वहाँ की सिचुएशन थी उसको वापस उस स्टेट में लाने के लिए कितना खर्चा होगा। तो ये था पथराव टाइगर सफारी केस से रिलेटेड की न्यूज। अगली चीज जो आ जाती है वो है क्लस्टर स्कूल से रिलेटेड। तो क्लस्टर स्कूल इनिशिएटिव क्या है? न्यूज ये थी कि जो गवर्नमेंट थी उन्होंने उस दिन, उस स्पेसिफिक दिन जिस दिन मैंने ये न्यूज कवर करी पढ़ी, 21 क्लस्टर स्कूल को डेवलप करने की अप्रूवल दी थी। यानी जो क्लस्टर स्कूल जो बनेंगे, तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑब्वियसली है कि एजुकेशन क्वालिटी को बेटर करना है। इसके तर्ज पे जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो लाई गई है, देखिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आई सिंसियरली सजेस्ट कि आप सब लोग इसको अच्छे से पढ़े। इसके बारे में क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस है। इस बार जिन लोगों ने इंटरव्यू दिया था इंक्लूडिंग मी, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी बहुत एस्पिरेंट से, बहुत कैंडिडेट से पूछा गया था। काफी लोग जो नहीं पढ़ के गए थे उनसे पूछ लिया गया था, और हम लोग पढ़ के गए थे बट हमसे नहीं पूछा। बट उससे ऐसा लग रहा है जिस हिसाब से इस स्पेसिफिक टॉपिक में फोकस किया गया था इंटरव्यूअर्स द्वारा, ये टॉपिक कहीं ना कहीं मेंस के पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो इसको जरूर पढ़िएगा। देखिए, क्लस्टर स्कूल के बारे में अगर मैं आपको एक समराइज करूं, तो उत्तराखंड स्पेशली जो हिली एरियाज है, तो वहां पे एक ऑब्जर्वेशन की गई थी
देखिए, एक तो पहाड़ों में वैसे ही जो सेटलमेंट्स होते हैं, गाँव होते हैं, वहाँ पे पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा होती नहीं है। अगर आप अगर आप स्टैटिस्टिक्स भी देखें, तो ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा विलेजेस जो उत्तराखंड में है, वहाँ की पॉपुलेशन 200 के आसपास है, व्हिच इज़ नॉट वेरी मच। तो देखा क्या गया था कि विलेजेस के आसपास ठीक है स्कूल्स थे, बट स्कूल्स में बच्चे बहुत कम थे और टीचर्स भी बहुत कम थे। ज़्यादातर स्कूलों में तो ये देखा गया था कि 4-5 बच्चे हैं और एक ही टीचर है और वो एक टीचर वही हेडमास्टर भी है और मास्टर भी है, सब कुछ वही कर रहा है। एंड ये स्कूल्स इतने स्कैटर्ड थे कि गवर्नमेंट जब इनको डेवलप करने के लिए जब फंड्स एलोकेट करती है, तो ये इतने सारे स्कूलों के बीच में बँट जाता है, जिससे होता क्या है कि हर स्कूल जितने भी स्कूल हैं सबको बहुत ही मीगर अमाउंट मिलता है, जो कि व्हिच इज़ नॉट वेरी सफिशिएंट फॉर द डेवलपमेंट। क्योंकि इन्हीं जो फंड्स मिलते हैं उससे ना सिर्फ स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, बट उससे बच्चों की भी काफ़ी जो एजुकेशन से रिलेटेड फैसिलिटीज़ होती है, बेसिक एमिनिटीज़ होती है, जैसे यूनिफ़ॉर्म, बुक्स, मिड डे मील वगैरह, वो भी इन सब चीज़ों से इन फंड से फुलफ़िल होता है। तो क्योंकि बहुत सारे स्कूल थे, स्टूडेंट्स कम थे, टीचर्स कम थे, तो इसलिए जो फंड जो एलोकेट हो रहे थे, वो भी बहुत मीगर हो रहे थे और जिससे कुछ होलिस्टिक डेवलपमेंट हो नहीं पा रहा था। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि रादर देन एक जगह बहुत सारे स्कूल होना, एक जगह पे सिर्फ एक स्कूल रखो, ठीक है? 5 किलोमीटर के रेडियस में बस एक ही स्कूल रखो, जिससे क्या होगा, जितने भी स्कूल में स्टूडेंट्स हैं, अलग-अलग स्कूलों में वो एक जगह इकट्ठा हो जाएँगे। तो यहाँ से स्टूडेंट रेशियो बढ़ जाएगी और जो टीचर्स स्कैटर्ड है अलग-अलग स्कूल में, वो भी एक ही स्कूल में आ जाएँगे। तो टीचर्स की रेशियो भी बढ़ जाएगी। इससे स्टूडेंट टू टीचर रेशियो हेल्दी हो जाएगा और जो पैसा इतने सारे स्कूलों में छोटा-छोटा अमाउंट बढ़ रहा था, वो कंसोलिडेटेड एक ही स्कूल में दे दिया जाएगा, जिससे रिसोर्सेज़ का एफिशिएंट यूटिलाइज़ हो पाएगा। स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेटर हो पाएगा, क्लासरूम्स वगैरह सब अच्छे हो पाएँगे। उसका क्लासरूम, प्लेग्राउंड, टॉयलेट वगैरह, सैनिटेशन फैसिलिटीज़ सब अच्छी हो पाएगी और बच्चों की जो बेसिक एमिनिटीज़ है, वो भी फुलफिल हो पाएगी, बेटर फुलफिल हो पाएगी। तो दिस इज़ द होल आइडिया ऑफ क्रिएटिंग क्लस्टर स्कूल्स कि 5 किलोमीटर के रेडियस में जहाँ पे स्कूल में स्टूडेंट्स और टीचर्स बहुत कम है, इन सबको कंबाइन करके एक अच्छा स्कूल बना देंगे। ठीक है? और इसी प्रोग्राम के अंदर ये भी इनिशिएटिव लिया जाएगा कि हर ब्लॉक में, ठीक है? ब्लॉक आपको पता होना चाहिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है रूरल एरियाज़ में, एक पंचायत होता है, उसके ऊपर ब्लॉक होता है, उसके ऊपर जिला डिस्ट्रिक्ट होता है, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के कॉन्टेक्स्ट में। तो हर ब्लॉक में 2 ऐसे स्कूल होंगे, जहाँ पे काउंसलर्स होंगे, जिनका काम क्या होगा जो डी एडिक्शन और एंटी टबैको अवेयरनेस के लिए काम करेंगे। डी एडिक्शन काफ़ी पहाड़ों में थोड़ा नशे की तरफ बच्चे खिंच जाते हैं, थोड़े वहाँ पे कुछ पहाड़ों की आप बोल सकते हैं ज्योग्राफी ऐसी है कि वहाँ पे कुछ ऐसे प्लांट्स या ऐसे हर्ब्स उग जाते हैं जो नशे के लिए यूज़ कर लेते हैं बच्चे एंड प्लस सिगरेट की भी लत लग जाती है, टोबैको प्रोडक्ट्स की भी लत लग जाती है। तो एक काउंसलर्स का काम क्या होगा डी एडिक्शन और एंटी टबैको काउंसलिंग देना। जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनने भी इस बात को बोला है कि गवर्नमेंट का एम क्या है क्वालिटी एजुकेशन देना। अब इस प्रोग्राम के अंदर 1000 क्लस्टर मॉडल स्कूल्स बनाए जाएंगे पूरे स्टेट में। ठीक है, इसका टारगेट डेट एज सच मेंशन नहीं है, बट ये जरूर मेंशन है कि जो इस पूरा आइडिया है वो ये है कि स्टेट को फुल्ली लिटरेट बनाना है बाय द ईयर 2024। अब उत्तराखंड का लिटरेसी रेट क्या है ये आप लोग प्लीज कमेंट्स में बता दीजिए और उस साथ में ड्रग फ्री उत्तराखंड भी बनाया जाएगा। ठीक है, तभी ये डी एडिक्शन और एंटी टोबैको एक्टिविटीज के लिए काउंसलर्स को भी नियुक्ति की जाएगी। अब अगली न्यूज देख लेते हैं, वो है डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड। तो जो सबसे रीसेंट एग्जांपल, देखिए मार्च का न्यूज़ है, तो ऑब्वियसली अभी तक अब मानसून के जो भी ट्रेजेडीज हुई है या फॉरेस्ट फायर के जो ट्रेजेडीज हुए थे वो अभी इसमें दिखेंगे नहीं, आगे आगे दिखेंगे। तो उस टाइम पे मार्च के आसपास सबसे बड़ा जो डिजास्टर हुआ था जो देखा गया था, दैट वाज सिल्क यारा टनल कोलैप्स। आपने पढ़ा होगा, जो चारधाम जो ऑल वेदर रोड बन रहा है वहाँ पे एक टनल बनाया जा रहा था जो कि कोलैप्स हो गया था, जिसके कारण वहाँ पे जो वर्कर्स थे, जो लेबरर्स थे, वो ट्रैप हो गए थे, काफ़ी दिन तक ट्रैप हुए थे। फाइनली रैट होल टनलिंग की मदद से उन लोग को रेस्क्यू किया गया था। तो उसमें कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर साइंटिफिक मेथड्स यूज़ किए होते
तो ये डिज़ास्टर होता नहीं है। तो क्या इसका मतलब ये है कि जो प्रोजेक्ट्स जो बन रहे हैं वो अनसाइंटिफिक मेथड से बन रहे हैं? नहीं, देखिए साइंटिफिक मेथड से तो बन रहे हैं, बट एक इश्यू क्या हो रहा है कि हेस्टी कंप्लीशन ऑफ डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, डीपीआर जिसे बोलते हैं। तो जब भी कोई भी प्रोजेक्ट इस स्केल का बनता है तो एक डीपीआर यानी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया जाता है, जिसमें सब प्रोज एंड कॉन्स देखे जाते हैं कि क्या क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये क्या प्रॉब्लम्स है एंड उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए क्या सोल्यूशन होने चाहिए, इन सब का डिस्कशन इन रिपोर्ट्स में होता है। पर होता क्या है कि गवर्नमेंट को प्रोजेक्ट फटाफट कंप्लीट करना है, ठीक है, एक लिमिटेड साइकिल होता है। बजट पास होने के बाद बिफोर द ऑनसेट ऑफ द मानसून बहुत जल्दी जल्दी प्रोजेक्ट कंप्लीट करने होते हैं, क्योंकि मानसून में पहाड़ों में खूब लैंडस्लाइड्स मतलब हेवी रेनफॉल होती है, कंस्ट्रक्शन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए मोस्टली क्या होता है, ये प्रोजेक्ट्स ना डीपीआर बहुत ही हेस्टिली पास हो जाते हैं और इतना ज़्यादा साइंटिफिक स्टडी हो नहीं पाती है। उसके ऊपर क्या होता है कि बिलो पार इंजीनियर्स, क्योंकि कॉस्ट रिडक्शन भी करना है, कॉस्ट भी मिनिमाइज करना है। तो होता क्या है, जो पीडब्ल्यूडी होती है, स्टेट पब्लिक है, जिस भी सरकारी एजेंसी को टास्क दिया जाता है वो प्रोजेक्ट बनाने का, वो इंजीनियर्स हायर करते कॉन्ट्रैक्ट में एंड इंश्योर करते कि जो सबसे सस्ता अवेलेबल है उनको ले। तो अब ये इंजीनियर्स ऑब्वियसली जो कम चार्ज कर रहे हैं तो उनकी एक्सपर्टीज भी कम होगी, इसलिए उनका जो एफिशिएंसी है वो भी कम होता है। तो ये कारण है जहाँ से जिसकी वजह से सिलग्यारा टाइप के डिजास्टर्स होते हैं। अभी इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि साइंटिफिक मेथड्स यूज करेंगे तो ये डिजास्टर्स कम हो सकते हैं। उसमें ने सजेस्ट किया है कि एक तो आप वाइब्रेशन मॉनिटर्स लगाओ हिली एरियाज में, ठीक है, ताकि क्रैक्स ना हो, स्पेशली जो विलेज एरिया जो आसपास है। अब वाइब्रेशन मॉनिटर्स क्यों? क्योंकि जब टनल्स खोदे जाते हैं वो यूजुअली पहाड़ों के बीच से खोदे जाते हैं, तो लो इंटेंसिटी हाई इंटेंसिटी एक्सप्लोजिव यूज किए जाते हैं वो होल्स क्रिएट करने के लिए। अब होता क्या है कि अगर लो इंटेंसिटी आप एक्सप्लोजिव यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो तो अच्छा है, बट कभी कभी जो हाई इंटेंसिटी एक्सप्लोजिव होते हैं उनका इम्पैक्ट इतना होता है कि वो बहुत ही दूर कोई कस्बा है, कोई सेटलमेंट है, वहां तक क्रैक्स क्रिएट कर देते हैं। तो वाइब्रेशन मॉनिटर से ये आइडिया आ जाएगा कि आपने एक्सप्लोजिव्स कितने यूज करने हैं, कहीं कि कहीं ऐसा ना हो कि आप हाई इंटेंसिटी एक्सप्लोजिव यूज कर रहे हैं एंड वो आगे जाके डेट्रीमेंटल हो सके, जैसे इस केस में हुआ था। ठीक है, अगले टॉपिक में आ जाते हैं। अगला टॉपिक है ऑल्टरनेट फ्यूल से रिलेटेड, एंड ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ये बहुत ही अच्छा न्यूज बाइट है एक तरह से, जिससे आपको ये भी पता चलेगा कि उत्तराखंड भी इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल होने के लिए बहुत अच्छे एफर्ट्स ले रहा है। तो CSIR-IIP यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, उन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है यूकोस्ट के साथ। ठीक है, यूकोस्ट एक कंपनी है। तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किस कॉन्टेक्स्ट में है? तो जो पाइन ट्रीज होते हैं उनके जो लीव्स होते हैं उसको पिरुल भी बोलते हैं, जो कि जड़ के नीचे गिर जाते हैं, उससे इन पाइन नीडल से या पिरुल से फ्यूल बनाया जाएगा। ठीक है, और ये फैसिलिटी कहाँ पे होगी? ये होगी चंपावत में। देखिए, पिरुल और पाइन नीडल्स पे क्यों फोकस किया जा रहा है? तो आप लोगों ने जिन जिन लोगों ने उत्तराखंड के फॉरेस्ट फायर्स को अच्छे से ऑब्जर्व किया है, मॉनिटर किया है या फॉलो किया है, तो आपने देखा होगा पिरुल का काफी बार जिक्र हुआ है। चीफ सेक्रेटरीज ने भी इसके बारे में मेंशन किया है, चीफ मिनिस्टर ने भी इसके बारे में मेंशन किया है। तो ये पाइन नीडल्स क्या होते हैं, बहुत दीज आर वेरी हाईली कंबस्टेबल, मतलब बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं। और पहाड़ी इलाकों में क्या होता है, अगर फॉरेस्ट फायर हो चल रहा है एंड इन पिरुल से कांटेक्ट में आ गया तो ये बहुत मतलब एक तरीके से फॉरेस्ट फायर का रेट बढ़ा देते हैं बहुत रैपिडली। तो एक पॉलिसी लाई गई थी इससे निजात पाने के लिए, नॉट एग्जैक्टली, तो एक पॉलिसी लाई गई थी इसको काउंटर करने के लिए, पिरुल पॉलिसी। तो इस पॉलिसी का मेन हाईलाइट क्या था कि जो विलेजेस है, विलेजर्स को एक तरीके से इंसेंटिव दिया जाएगा कि आप लोग जो है इन पाइन नील्स को कलेक्ट करें, गवर्नमेंट उसको इनसे खरीदेंगी केजीज के रेट में। ठीक है, उस टाइम जब ये पॉलिसी लाई गई थी तब रेट बहुत ही कम था, आई थिंक 3 रुपीज पर केजी का रेट था, अभी तो बढ़ा दिया गया है।
गवर्नमेंट इसको खरीदेगी और गवर्नमेंट इसको यूटिलाइज करेगी कुछ कुछ और करने के लिए, बायोफ्यूल वगैरह बनाने के लिए। बट एज सच ये पॉलिसी इतनी एक तरीके से सक्सेसफुल नहीं हो पाई, इतने लोगों को इंसेंटिव इतना अट्रैक्टिव नहीं लगा। तो इस इनिशिएटिव के अंदर क्या प्लानिंग हो रही है कि जो पाइन नीडल्स हैं इनको कलेक्ट करके इनके ब्रिस्किट्स एंड पेलेट्स बनाएंगे, यानी एक तरीके से जो ब्रिक्स जैसे होते हैं इनको टेक्नोलॉजी के थ्रू ब्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। एंड सिंस दीज आर हाईली कंबस्टेबल, बहुत आसानी से जल जाते हैं और अच्छे से जलते हैं, इसको कोल के जगह यूज कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग जगह जैसे कि इंडस्ट्रीज के लिए, डोमेस्टिक कुकिंग के लिए, क्योंकि गांव वाले मोस्टली फॉसिल फ्यूल यूज करते हैं, फॉरेस्ट रिसोर्सेज यूज करते हैं, पत्ते वगैरह, पेड़, कभी कभी पेड़ भी काट देते हैं, तो उनको रिप्लेसमेंट मिल जाएगा उसका। ठीक है, जो चून ईंट के भट्टे होते हैं वहाँ पे भी खूब कोल यूज किया जाता है, वहाँ भी एज अ फ्यूल यूज किया जा सकता है। एंड इवन थर्मल पावर प्लांट्स, बिजली बनाने के लिए भी ये यूज किया जा सकता है। एंड दीज आर इन्वायरमेंटली, आप बोल सकते हैं, देखिए धुआं तो निकल रहा है, कंबशन तो हो रहा है, बट रिलेटिवली दिस इज इन्वायरमेंटली लेस हार्मफुल एज कम्पेयर टू कोल। ठीक है, एक तो ये इसका एडवांटेज हो गया कि इट विल हेल्प टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। दूसरा हो गया कि फॉरेस्ट फायर भी इससे कम होगा, जितना पाइन नीडल्स हम फॉरेस्ट के फ्लोर से हटाएंगे उतना फॉरेस्ट फायर के चांसेस भी कम होंगे। और तीसरा इसका एक एडवांटेज ये है कि ये एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी बन जाएगी, यानी एक तरीके से एक लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी बन जाएगी, स्पेशली जो रूरल पीपल है चंपावत के। ठीक है, एक ग्रुप तो हो जाएगा जो कलेक्ट करेगा, दूसरा ग्रुप हो जाएगा जो इसको ब्रिस्केट्स और पेलेट्स में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, इसमें थोड़ी टेक्निकल ट्रेनिंग दी जाएगी कुछ लोगों को, क्वालिटी कंट्रोल पैरामीटर्स बताया जाएगा कि क्वालिटी कैसे होनी चाहिए। ठीक है, एंड फिर कुछ मार्केटिंग कंपनीज भी बन सकती है जो इनको इंडस्ट्रीज में सप्लाई कर सके। तो एक बहुत ही अच्छा सोर्स ऑफ इनकम बन सकता है। एंड इसके काफ़ी अलग अलग लेयर्स बन सकते हैं, एक कलेक्ट कर रहा है, कोई बना रहा है, कोई सप्लाई कर रहा है, तो अच्छी खासी ये इंडस्ट्री बन सकती है जो लाइवलीहुड दे सकती है। तो दिस अ वेरी गुड आर्टिकल एंड अ वेरी गुड इनिशिएटिव। ठीक है, मेंस के आंसर में आपको जहाँ पे दिखेगा इसको अगर आप कोट कर सकते हैं, इकोनॉमी में काफ़ी हेल्पफुल होएगा ये सब चीज़ें कोट करना। अब आ जाते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू जो उत्तराखंड फेस कर रहा है, दैट इज वाटर इशूज। देखिए आर्टिकल क्या कह रहे हैं कि उत्तराखंड में ऑलमोस्ट 1 लाख नेचुरल वाटर सोर्सेज हैं जो सूखने वाले हैं, सूखने के कगार में है। इन्हें रिसेंट नहीं है, 30-40 साल से ये धीरे धीरे इनकी क्वांटिटी कम हो रही है। एंड इसके कारण क्या बोले गए हैं, एक तो नॉन रेगुलेटेड डेवलपमेंट, जो उत्तराखंड में जो अर्बनाइजेशन हो रहा है, एक तो वो, और एक इरेटिक मानसून। ठीक है, मानसून भी एक तरीके से उत्तराखंड दो रेस्ट ऑफ इंडिया से काफ़ी ज़्यादा बारिश रिसीव करता है मानसून के टाइम, बट लॉन्ग पीरियड एवरेज में देखा जा रहा है कि वो कम होते जा रहे हैं सक्सेसिव ईयर्स में। इसको क्लाइमेट चेंज से भी लिंक किया जा सकता है। और ये आर्टिकल में ये बोला है कि हमें इसके लिए एक वाटर पॉलिसी की ज़रूरत है जिससे कि पानी को हम बचा सकें। देखिए उत्तराखंड में बहुत सारे नदी है, झील है, नाले हैं, गधेरे हैं, बहुत सारे हैं। अब नॉन रेगुलेटेड डेवलपमेंट में जहाँ उत्तराखंड में अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, ठीक है, शहरीकरण हो रहा है, और शहरीकरण से क्या होता है, कॉन्क्रीट। ठीक है, कॉन्क्रीट जंगल्स बन जाते हैं, हर जगह रोड्स बन रहे हैं, सीमेंट से जमीनें ढक जा रही है। तो जब बारिश होती है तो यूजुअली क्या होता है, जो ग्राउंड है वो बारिश को ऑब्जर्व कर लेता है, पानी पर्कुलेट करके अंदर ग्राउंड वाटर की तरफ पहुंच जाता है और इससे ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है। बट अगर इसके ऊपर आप रोड या कंक्रीट लगा दोगे, देन पानी अंदर नहीं जाएगा, वो कहीं और बह जाएगा। यानी जो वाटर सोर्सेस होते हैं, नेचुरल वाटर सोर्सेज जो है, ये अभी से डेवलप नहीं हुए हैं, ये पता नहीं लाखों करोड़ों साल से डेवलप हो रखे हैं, और इनका एक फिक्स सोर्स होता है जहाँ से इनको पानी मिलता है। और उन सोर्सेज में अगर डिस्टर्बेंस हो देन ऑब्वियसली ये अफेक्ट होते हैं। तो अगर उनका कोई स्पेसिफिक सोर्स है जहाँ पे अर्बनाइजेशन हो गया, वहाँ पे रोड बन गया, कंक्रीट बन गया, एंड वहाँ से उनको पानी नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो फिर ऑब्वियसली वो अफेक्ट होंगे। अगले टॉपिक में देखते हैं, अगला आर्टिकल देखते हैं। हर घर नल योजना इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। इसका मेजर ऑब्जेक्टिव है कि हर घर में
फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन। ठीक है, हर घर में एक नल का हो बेसिकली, स्पेशली रूरल एरियाज में। तो ये उत्तरकाशी के कॉन्टेक्स्ट में आर्टिकल आया था। इसमें ये कहा गया है कि जो रिमोट एरियाज है जैसे उत्तरकाशी में, वहाँ पे नल, हर घर में नल लगने से काफी वाटर रिलेटेड इश्यूज में सुधार आया है। क्यों? क्योंकि इससे पहले क्या होता था, जो लोग जो थे, स्पेशली हाउस होल्ड की महिलाएं, क्योंकि मेल्स तो काम पे निकल जाते थे, तो ये सब डोमेस्टिक काम फीमेल्स के हाथ में पड़ जाता था। तो फीमेल्स को काफी अपने घर से काफी दूर चल के जाना पड़ता था। जो नियरेस्ट वाटर सोर्स है, चाहे कोई लेक हो या कोई रिवर हो, वहां से पानी उठाना, देन उसको इतना लोड को लेकर वापस घर आना। एंड ऐसे तो है नहीं कि एक बाल्टी लेकर गए उससे काम हो गया, मल्टीपल चक्कर काटने पड़ते थे। या ऐसा होता था कि गांव के बीचों बीच एक स्टैंड पोस्ट होता था, मतलब कोई हैंडपंप टाइप का कुछ, जहाँ से पानी आता था। तो वहां पे भी वही है, घर से निकल के वहां लंबी लाइन लगी रहती थी, लाइन में खड़े रहो अपनी बारी आने का। ठीक है, इससे काफी प्रॉब्लम्स होती थी। तो अब जब हर घर में ये नल लग रहे हैं, तो इससे काफी वाटर का इशू सॉल्व हुआ है। तो ये अब गवर्नेंस जैसे टॉपिक्स है, वहां पे इसको कोट कर सकते हो, या सोशल इश्यूज में। अब अगला टॉपिक देख लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू डिप्लीटिंग ग्राउंड वाटर इन उत्तराखंड। देखिए, वाटर इश्यूज उत्तराखंड में एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम बन रहा है। आप लोग जो उत्तराखंड में रहने वाले हैं, चाहे पहाड़ से हो या तराई रीजन से हो, आप लोग को इसका आइडिया होगा। एंड जो उत्तराखंड से नहीं है, मेजरली उनके अंदर एक मिसकंसेप्शन है कि उत्तराखंड इज अ वाटर सरप्लस स्टेट, क्योंकि नदियाँ इतनी सारी यहाँ से इमर्ज होती है, यहाँ पे बर्फीला पहाड़ है, ग्लेशियर्स है, तो दैट मीन्स यहाँ पे तो वाटर की इशू होनी नहीं चाहिए। बट उत्तराखंड में भी वाटर की इशू है। तो देखते हैं इसके फैक्टर्स क्या है। एक तो एक्सेसिव यूटिलाइजेशन और एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर। ठीक है, ये अर्बनाइजेशन का एक बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम है। जितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है, उतना पानी का भी यूजेज बढ़ रहा है। अब देखिए, हर सेटलमेंट तो नदी या झील के आसपास हो नहीं सकता, तो इसलिए वहाँ के लोग ग्राउंड लेवल से वाटर को एक्सट्रैक्ट करते हैं, या ट्यूबवेल से करेंगे, या कुएं खोद देंगे, उससे भी ग्राउंड वाटर अफेक्ट हो रहा है। देन लोअर देन नॉर्मल रेनफॉल, हमने ऊपर बात भी करी थी, बारिशों का पैटर्न उत्तराखंड में बदल रहा है। थोड़ी कम बारिश हो रही है, और ये कुछ 3-4 सालों से नोटिस भी किया जा रहा है कि 10-20% बारिश कम हो रही है। एक हो गया रैपिड डेवलपमेंट एंड अर्बनाइजेशन, जो मैंने ऊपर आपको एग्जांपल दिया था कि कॉन्क्रीट जंगल बन रहे हैं, जिसके कारण बारिश का पानी जमीन में नहीं जा पा रहा है। ठीक है, सबसे ज्यादा इफेक्ट हमें कहाँ दिख रहा है? भाबर और तेराई रीजन। भाबर और तेराई रीजन, अगर आप लोगों ने ज्योग्राफी पढ़ी है बेसिक एनसीईआरटी, देन आपको पता होगा, जो एकदम पहाड़ों के जो फुटहिल्स में जो एरिया आता है, जहाँ जो बहुत ही पथरीला इलाका होता है, उसको भाबर बोलते हैं। एंड उसके जस्ट नीचे जो साउथ में जो एरिया होता है, उसको तराई बोलते हैं, जहाँ से पानी इमर्ज होता है। जो नदियाँ भाबर में खो जाती है पहाड़ों से, वो तराई में रीइमर्ज होती है। तो ये प्लेन एरियाज है, एंड यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत सेटल हो रहा है रिसेंटली उत्तराखंड में। तो जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होगा, वहाँ पे वाटर की यूजेज भी ज़्यादा होगी, यूटिलाइजेशन ज़्यादा होगा, और इसलिए फिर एक्सट्रैक्शन एंड एक्सप्लॉयटेशन भी ज़्यादा होगा। ठीक है, मैक्सिमम कहाँ देखा जा रहा है? तराई रीजन। जैसे उधम सिंह नगर देख लीजिए, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। दून वैली में भी देखा जा रहा है। दून वैली एक तो देहरादून कैपिटल है, ठीक है, सारे एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स वगैरह सब यहीं पर ही है। तो यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत रैपिडली बढ़ रही है। एक तरीके से बोला जाए तो पहाड़ के जो निवासी है, उनका एक प्रिफर्ड डेस्टिनेशन विद इन द स्टेट देहरादून या दून वैली बन रहा है। ठीक है, डेवलपमेंट और अर्बनाइजेशन बहुत हेवी है, और वैली जो है कंक्रीट जंगल बन गई है। ठीक है, क्योंकि सिटी फैल रहा है, जंगल काट दिए गए हैं, जहाँ पे एग्रीकल्चर होता था वहाँ पे घर बनने लग गए हैं, और कंक्रीट जंगल की वजह से बारिश का जो पानी है ग्राउंड वाटर तक नहीं पहुँच पा रहा। ठीक है, ड्यूरिंग रेनफॉल ड्यू टू कंक्रीट लेयरिंग above ground water is unable to seep down। तो इसलिए देखा गया है कि पिछले 10 सालों में देहरादून का जो ग्राउंड वाटर लेवल है, वो 5 मीटर से रिड्यूस हुआ है। और ये आर्टिकल ये भी बताता है कि उत्तराखंड में अराउंड 2.5 लाख वाटर सोर्सेस है, और 90% जो उत्तराखंड का जो वाटर सप्लाई है, चाहे विलेज हो या सिटी हो, वो यहीं से आते हैं। और ये जो वाटर जो सोर्सेस है, इनका एक मेजर सोर्स है, मतलब इनको रिप्लेनिश करने का, दैट इज ग्राउंड वाटर। जैसे कि मैंने ऊपर बताया था आप लोगों को
ये जो वाटर सोर्सेस है ये ऐसे नहीं कि रिसेंटली कुछ 200-300 साल पहले बने, 1000 साल पहले बने, पता नहीं लाखों साल पहले ये वाटर सोर्सेस बन रखे हैं। और इनका जो सप्लाई रूट है या जो भी इनका खुद का जो सोर्स है वो फिक्स रहता है, ठीक है। और अगर उनके सोर्स में डिस्टर्बेंस हो देन ये वाटर सोर्स भी अफेक्ट होते हैं। वाटर सोर्सेज आर ड्राइंग, क्यों? क्योंकि वाटर लेवल इज रिड्यूसिंग। तो उत्तराखंड जो है रेस्ट ऑफ इंडिया से ज़्यादा इसको एवरेज एनुअल रेनफॉल मिलता है, बट 3 सालों से देखा जा रहा है कि 10-20% ये रेनफॉल बिलो द नॉर्मल है। तो इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, सरकार का तो एक बहुत ही बड़ी भूमिका है ही, क्योंकि पूरा एक तरीके से रिसोर्सेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, एडमिनिस्ट्रेशन सब कुछ इनके हाथ में है। तो गवर्नमेंट का तो सबसे बड़ा रोल है, ठीक है, गवर्नमेंट और एजेंसीज ऑफ गवर्नमेंट। बट इसके साथ साथ सिविल सोसाइटी जो सिटीजन ग्रुप्स है, इनका भी बहुत बड़ा योगदान है और आम आदमियों का भी बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। ऐसे नहीं है कि सिर्फ एक ही की जिम्मेदारी है, सबकी जिम्मेदारी है, तभी कुछ आगे कॉन्क्रीट हो पाएगा। अब कुछ मिसलेनियस न्यूज देख लेते हैं, जैसे कि पोषण अभियान मिशन के बारे में था। ये उत्तराखंड में आंगनवाड़ी वर्कर्स कैरी करते हैं, ठीक है। पोषण अभियान मिशन में क्या है, कुछ मिनिमम बेसिक न्यूट्रिशन दिया जाएगा स्कूल का जाने वाले बच्चों को। एक और इन्फॉर्मेशन भी है, ये आप सोशल जस्टिस से लिंक कर सकते हैं। कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उत्तराखंड में, जैसे मुस्लिम कम्युनिटी, उनका जो यूथ्स है उनको फ्री एजुकेशन दी जाएगी। कहाँ पे? मॉडर्न मदरसाज में, जहाँ पे सिर्फ रिलीजियस एजुकेशन नहीं बल्कि सेक्युलर एंड एकेडमिक एजुकेशन भी दी जाएगी। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की, जिसको बोलते हैं मिशन टिमरू। अब इस आर्टिकल में जाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि टिमरू है क्या। तो टिमरू इज अ काइंड ऑफ एन एरोमेटिक प्लांट। एरोमेटिक प्लांट क्या होता है? उनसे ऑयल्स एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, एंड इन ऑयल से आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। उनसे दवाइयाँ बन सकती हैं, उनसे कॉस्मेटिक्स बन सकता है, परफ्यूम्स बन सकते हैं, बहुत चीज़ें बन सकती हैं। तो पिछले साल क्या हुआ था, ये जो टिमरू जो है, इनसे एक देहरादून में सेलमपुर में एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट्स। इन्होंने टिमरू के सीड से परफ्यूम्स बनाए थे। अब ये न्यूज़ में क्यों आई है? ठीक है, अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको मेंस में काफ़ी हेल्प कर सकता है। तो एरोमेटिक प्लांट्स क्या होते हैं, अभी मैंने इसके बारे में डिस्कस किया कि इन प्लांट से आप ऑयल्स एक्सट्रैक्ट करते हैं, एंड इन ऑयल से आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। इनकी बहुत मल्टीपल यूटिलिटीज़ है, जैसे फार्मास्यूटिकल सेक्टर में है, आयुर्वेदिक सेक्टर में है, आपके कॉस्मेटिक सेक्टर में है। इन प्लांट्स की खास बात क्या है कि इनको बहुत ही लो मेंटेनेंस होते हैं। इनको आप एक तरीके से हार्श क्लाइमेट में भी उगा सकते हैं, जैसे पहाड़ों का ठंडा क्लाइमेट है। इतनी पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती इनको, जितने बाकी आपके क्रॉप्स को पड़ती है, एग्रीकल्चरल क्रॉप्स को। प्लस वाइल्ड एनिमल्स इनसे इतने अट्रैक्ट नहीं होते हैं। पहाड़ों में पलायन का एक बहुत बड़ा इशू है कि वहाँ के जो फार्मर्स हैं, उनके जो क्रॉप्स हैं, वहाँ के वाइल्ड एनिमल्स खराब कर देते हैं, ठीक है। वाइल्ड बोर, मंकी वगैरह, हिरन जितने भी हैं, जो भी वेजिटेरियन आपके एनिमल्स होते हैं, वो उनको खराब कर देते हैं, खा जाते हैं, जो भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो फार्मर्स की इनकम बहुत हिट होती है उससे। बट अगर एरोमेटिक प्लांट्स की बात करें तो उसमें ऐसे कुछ एडिबल कंटेंट है नहीं, तो इसलिए जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो इनको इतना हार्म टच नहीं करते हैं। तो इसलिए ये काफ़ी लुक्रेटिव हो जाते हैं एक प्रकार से। तो गवर्नमेंट ने ये सोचा है कि इनको प्रमोट किया जाए, स्पेशली पहाड़ी इलाकों में, जहाँ से पहाड़ों की लाइवलीहुड भी बढ़े और एक तरीके से माइग्रेशन भी टारगेट हो। तो प्रेजेंटली एक 109 अरोमा क्लस्टर्स बनाए जा रहे हैं, ठीक है। इनको सपोर्ट दिया जा रहा है सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट्स द्वारा, जो सरकार की है, स्टेट गवर्नमेंट की है, ठीक है। गवर्नमेंट खुद एम्फोसाइज कर रही है। प्लान क्या है कि टिमरू वैली बनाया जाएगा 500 हेक्टेयर्स में, कहा पिथौरागढ़ और मुंशियारी रीजन में, ठीक है। और भी एरोमेटिक प्लांट्स को टारगेट किया जा रहा है, जैसे लेमन ग्रास, सिट्रनोला, ठीक है, मैरीगोल्ड वगैरह, कैमोमिल, ठीक है। इनको वाइल्ड एनिमल्स हार्म नहीं करती है, ज़्यादा पानी नहीं चाहिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि इनका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि इनका सिर्फ ऑयल, मोस्टली इनका ऑयल होता है जो डिमांड में होता है। तो इनको जहाँ भी इनको कल्टीवेट किया जाता है उसी के आसपास एक प्लांट बनाया जा सकता है जो कि इनका ऑयल एक्सट्रैक्ट कर सके, एंड देन उस ऑयल को ईजिली कहीं भी ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। स्पेशली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में काफ़ी यूज़ होते हैं। एंड उत्तराखंड में करंटली हम देखें तो
देहरादून में सेलोकुई एरिया है, वहाँ पे बहुत ही अच्छी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज डेवलप हो रखी है, एंड हरिद्वार एंड बाकी इंडिया के बाकी भी जगह में इजीली ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं से जो पहाड़ की जो पॉपुलेशन है, स्पेशली जो फार्मर्स है, उनकी रेम्यूनरेशन को काफी ये बूस्ट कर सकता है। अब साइंस टेक से रिलेटेड कुछ न्यूज देखते हैं। तो एक माइक्रोन सेमीकंडक्टर फैसिलिटी खोली जा रही है, कहाँ पे, आईआईटी रुड़की में। ऑब्जेक्टिव क्या है, इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाया जाएगा सेमीकंडक्टर्स में। देखिए इंडिया जो है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में काफी एफर्ट्स डाली है ताकि एक्सपोर्ट्स बढ़ा सके। एंड एक रिसेंटली एक इनिशिएटिव भी लिया था गवर्नमेंट ने, जिसको बोलते हैं प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, दैट इज पीएलआई स्कीम, जिसके थ्रू गवर्नमेंट ने अपना इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट काफी, नॉट गवर्नमेंट बट इंडिया ने, इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री ने अपने एक्सपोर्ट्स को काफी बूस्ट किया है। अब इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री को सस्टेन करने के लिए सेमीकंडक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट एक तरीके से रॉ मटेरियल हो जाता है, नॉट एग्जैक्टली रॉ मटेरियल बट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका इनपुट मटेरियल हो जाता है। एंड मोस्टली इंडिया इज रिलायंट ऑन इम्पोर्ट्स फॉर सेमीकंडक्टर्स, एंड उसमें से भी एक बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन चाइना से आता है। तो इंडिया भी इनिशिएटिव ले रही है कि सभी कंडक्टर्स इंडिया में खुद बनाया जाए। ठीक है, उनमें से एक अब बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव ये भी है, माइक्रोन सेमीकंडक्टर फैसिलिटी जो आईआईटी रुड़की में बन रही है। ठीक है, सो उत्तराखंड इज पार्ट ऑफ India's initiative to make India self-reliant in semiconductors. अगला टॉपिक देख लेते हैं, जीआईएस मास्टर प्लान। जीआईएस का मतलब क्या होता है, ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसमें क्या होता है, सैटेलाइट्स वगैरह, कंप्यूटर, एआई वगैरह के मदद से आप एक प्लान बना सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं। यानी प्लानिंग टारगेट किसको करेगी, टाउन्स को, जो अर्बन सेंटर्स है उत्तराखंड में उनको, स्पेशली 23 टाउन्स को टारगेट करेगी अंडर अमृत 2.0, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। यह प्लान क्यों इम्पोर्टेंट है, देखिए एक तो उत्तराखंड बहुत ही डिजास्टर प्रोन स्टेट है, लेकिन उसमें भी उत्तराखंड के काफी जो टाउन है जो पहाड़ों में है, वो डिजास्टर से काफी अफेक्ट हो सकते हैं। जैसे जोशीमठ में देखा था, अनप्लान डेवलपमेंट थी, तो देखा गया कि जो टाउन था वो धंसने लग गया था, सबसाइड करने लग गया था इवेंचुअली, जिससे वहाँ की पॉपुलेशन को बहुत भारी नुकसान हुआ। स्पेशली जो वहाँ पे जो कमर्शियल सेक्टर थे, जो टूरिज्म सेक्टर्स थे, होटल्स वगैरह थे, सबको अपना मकान वगैरह खाली करना पड़ गया विदाउट एनी कॉम्पनसेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो अब क्या प्लान हुआ कि साइंटिफिक तरीके से जो भी टाउन का डेवलपमेंट है उसके लिए प्लान बनाया जाएगा। ठीक है, एंड ये प्लान जो है 2041 तक चलेगा। इससे ये होगा कि जो भी डेवलपमेंट होने वाला है उत्तराखंड में वो इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल होगा और सिटीज रहने लायक होंगे, ज़्यादा क्लस्टर नहीं होंगे या डिजास्टर प्रोन नहीं होंगे। देहरादून का भी जो मास्टर प्लान है वो एक्सपायर होने वाला है, तो ये मास्टर प्लान यहाँ पे भी हेल्प करेगा। तो इससे पहले जो मास्टर प्लान बनाया जा रहा था, हुआ क्या कि जब तक ये प्लान रेडी हुआ तब तक ग्राउंड सिचुएशन ही चेंज हो गई। क्योंकि होता क्या था कि आपने एक पर्टिकुलर 1-2 साल पहले का डेटा पकड़ लिया, उसके अकॉर्डिंग आप प्लान बनाने लग गए। जब तक आपने प्लान बनाया उसमें लग गए आपको 2-3 साल, तब तक उस शहर की काया पलट ही बदल गई। अब वो प्लान कोई यूज का है ही नहीं, तो इसलिए नया प्लान कंसीव किया गया था। इनिशियली क्या हुआ था, उत्तराखंड की हाई कोर्ट ने इस प्लान को ही कैंसिल कर दिया था, बट सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिस्टोर कर दिया। तो अभी एफर्ट्स क्या होने चाहिए कि जो भी मास्टर प्लान बनाएंगे 2041 तक, वो रियल टाइम डेटा के हिसाब से होना चाहिए, ताकि जब प्लान को इम्प्लीमेंट करें तो कुछ रोड ब्लॉक्स ना हो, कुछ अड़चने ना हो, कुछ ग्राउंड रियलिटी में चेंजेस ना हो। अब देख लेते हैं, ये एक सोशल जस्टिस या गवर्नेंस से रिलेटेड हो सकता है टॉपिक, कि सुद्दोवाला को जो जेल है देहरादून डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ पे कौशल विकास केंद्र बनाया जाएगा। इस कौशल विकास केंद्र का क्या काम होगा कि वहाँ के जो इनमेट्स हैं जेल के, उनको स्किल दिया जाएगा, उनको कौशल दिया जाएगा, ताकि जब वो अपना जेल टर्म खत्म करके बाहर आए, सोसाइटी को ज्वाइन करे, तो उनको रोजगार ढूंढने में दिक्कत ना हो। ठीक, और उनको वापस कुछ क्रिमिनल एक्टिविटीज करने में फिर से मजबूर ना होना पड़े। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए कि स्टेट गवर्नमेंट ने प्लान कर रखा है कि 5 साल में, ठीक है, अगर मार्च 2024 की न्यूज़ है, तो अराउंड 2029 तक
प्लान क्या है, स्टेट की जीडीपी को डबल करना है। ठीक है, और हर डिस्ट्रिक्ट को बोला जाएगा कि अब 2025 तक बेस्ट प्रैक्टिस बताओ कि आपकी डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या चीज़ें ऐसी अच्छी है जिससे कि इकोनॉमी में हेल्प हो सके डबल होने में। तो बहुत ही ये एक माइनर न्यूज़ है, क्योंकि सिंस इंडिया का जो टिबेट के साथ ट्रेड होता है उसमें उत्तराखंड की बहुत बड़ी भूमि है, उत्तराखंड के थ्रू भी होता है। कोविड जब हुआ था तो फिर हुआ क्या था कि क्रॉस बॉर्डर ट्रेड भी रुक गया था। काफ़ी इंडियन बिजनेस का जो सामान है वो टिबेट के वेयर हाउस में है, और वहाँ पे सिंस बिजनेस रुका तो उनका जो जो भी उनका जो स्टॉक जो वहाँ पे पड़ा हुआ है वो सेल नहीं हो पा रहा और उनको अभी तक रेंट देना पड़ रहा है। ये बहुत ही मायने न्यूज़ है। अब ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्पेशली इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से। वो है स्टेट की सबसे पहली सर्विस सेक्टर पॉलिसी आ चुकी है। इकोनॉमिक्स में आपको पता होगा कि 3 तरीके के हमारी जो इकोनॉमी है वो 3 सेक्टर्स में डिवाइडेड है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर। जिसमें टर्शरी सेक्टर में सर्विसेज इंक्लूड होता है, सर्विसेज जो कि अराउंड 50% प्लस हमारी इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करता है। ये पॉलिसी है 2024 की। इसका प्राइमरी एम क्या है कि उत्तराखंड के सर्विस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाना। और ये इन्वेस्टमेंट्स कैसे अट्रैक्ट करेगा, ये एक 25% की कैपिटल सब्सिडी देगा अप टू 100 करोड़। दैट मीन्स जितना भी कोई प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट करेगा तो उसका 25% अप टू 100 करोड़ उनको वापस कर दिया जाएगा, एज अ सब्सिडी दे दिया जाएगा। ठीक है, और सेक्टर्स कौन कौन से, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, वेलनेस हो गया। ये जो सब्सिडी है 25% की, तो पहाड़ों में सब्सिडी अप टू 50 करोड़ मिलेगी एंड प्लेन्स में अप टू 100 करोड़ मिलेगी। ठीक है, बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिसमें ये पॉलिसी टारगेट कर रही है, जैसे एकेडमिक्स हो गया, टेक्निकल इंस्टीट्यूशन हो गए, हॉस्पिटल, आईटी पार्क, फिल्म सिटीज वगैरह। ठीक है, एम क्या है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और गवर्नमेंट रेवेन्यू को बूस्ट करना। देखिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तो हर गवर्नमेंट का प्रॉमिस होता है कि हम नौकरियां बना के देंगे। ठीक है, और गवर्नमेंट को रेवेन्यू चाहिए होती है ताकि वो अपने डेवलपमेंट गोल्स कंप्लीट कर सके। ये पॉलिसी कब तक है, 31 दिसंबर 2030 तक। एंड इस पॉलिसी को स्पीयर हेड कौन करेगा, उत्तराखंड इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड। ठीक है, और इन इंडस्ट्रीज को 25 साल तक एक्टिव रहना पड़ेगा। अब एक और स्कीम है वेरी इंपॉर्टेंट, बिल लाओ इनाम पाओ स्कीम। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है स्कीम का, गवर्नमेंट के रेवेन्यूज को बूस्ट करना, स्पेशली फ्रॉम जीएसटी, स्टेट जीएसटी। तो इस स्कीम की खास बात क्या है कि पोर्टल बनाया गया है सरकार द्वारा। यहाँ पे लोगों को इनिशिएटिव दिया हुआ है कि आप जो है, जो भी कुछ भी खरीदो आप, कुछ जीएसटी बिल मिलता है आपको, आप उसको इस साइट में अपलोड कर दो, और लॉटरी के थ्रू किसी किसी एक का बिल एक्सेप्ट होगा एंड उसको प्राइज मिलेगा। हर महीने 1500 ऐसे कुछ प्राइजेस मिलते हैं, जिसमें कि अलग अलग चीज़ें मिलते हैं, मोबाइल वगैरह कुछ कुछ ना कुछ मिलता रहता है। अब इससे क्या होता है, जो कंज्यूमर है ऑब्वियसली थोड़ा बहुत ग्रीड आ जाता है स्कीम से, तो फिर वो क्या करेंगे, अगर कुछ खरीदेंगे दुकान से देन बिल पक्का मांगेंगे, जीएसटी बिल पक्का मांगेंगे। यूजुअली क्या होता है, जो शॉपकीपर्स होते हैं जीएसटी अवॉइड करने के लिए बिल नहीं बनाते, या पक्का बिल नहीं बनाते, कच्चा बिल बना के पकड़ा देते हैं। अब जो कंज्यूमर्स है, जो ये लॉटरी या लकी ड्रॉ के चक्कर में वो बिल पक्का मांगेंगे। इससे क्या होगा, जो शॉपकीपर्स है दे विल बी एक तरीके से कोर्स्ड टू इशू जीएसटी बिल्स। और जब वो बिल इशू करेंगे तो ऑब्वियसली उनको जो जीएसटी है, स्टेट जीएसटी है, वो सरकार को पे करनी पड़ेगी। इससे स्टेट की रेवेन्यू बूस्ट होगी। तो अ वेरी इंटेलिजेंट स्टेप। अभी बहुत ही माइनर न्यूज़ है कि उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी जो है वो डुअल डिग्री कोर्सेज स्टार्ट करेगी। ठीक है, अब उत्तराखंड में गेम्स होने वाले थे, नेशनल गेम्स। उसमें ये बोला गया था टू बूस्ट डोमेस्टिक टूरिज्म सरकार द्वारा, कि हम कोई अलग सा स्पोर्ट्स विलेज नहीं बनाएंगे जहाँ पे एथलीट्स वगैरह को रखा जाएगा। उन सबको जो होटल्स है आसपास के जहाँ भी स्पोर्ट्स होने वाले हैं, कॉम्पिटिशन होने वाला है, वहाँ पे रखेंगे। तो इससे जो लोकल इंडस्ट्री है, टूरिज्म इंडस्ट्री है, उनको काफ़ी फायदा मिलेगा एंड सरकार का एक तरीके से अननेसेसरी खर्चा भी बच जाएगा एक स्पोर्ट्स विलेज बनाने में। अगेन फिर से सेम टॉपिक आ जाता है एरोमेटिक प्लांट्स के बारे में। तो देखिए, ये रिपीटेडली जो दैनिक जागरण के जो एडिटोरियल्स है
रिपीटेडली वहाँ पे इसका जिक्र किया जा रहा है। तो आर्टिकल क्या कहता है? देखिए, एक तो ये कहता है कि उत्तराखंड का जो टेरेन है ऑब्वियसली डिफिकल्ट है जोग्राफिकली, पहाड़ी इलाके हैं, हाइट कूद जाता है, तो यहाँ पे फार्मर्स के लिए काफ़ी चुनौतियाँ हो जाती है कल्टीवेशन करने के लिए। एक तो स्पेस बहुत ही कम है, ठीक है, पहाड़ी ऊपर से, वाटर अवेलेबिलिटी कम है, सॉइल की फर्टिलिटी भी इतनी हाई नहीं है, प्लस वाइल्ड लाइफ अलग से आ जाती है, बाय वाइल्ड लाइफ जो फार्मर्स की मेहनत को खराब कर देती है, क्रॉप्स खा जाती है। इससे फार्मर्स को नुकसान होता है और वो माइग्रेट कर जाते हैं प्लेन एरियाज में टू सर्च फॉर बेटर लाइवलीहुड। तो इसलिए गवर्नमेंट एरोमेटिक प्लांट्स को प्रमोट कर रही है, ठीक है। ये प्लांट्स बहुत ही फ्लेक्सिबल है, ये इजीली इन्वायरमेंट को अडेप्ट कर लेते हैं, ठीक है, ठंडा गर्म वगैरह से इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेते अडेप्ट करने के लिए। और बैरन एरियाज में भी, जहाँ पे फर्टिलिटी इश्यूज है, जहाँ पे क्रॉप्स नहीं उग सकते इतने आसानी से, वहाँ पे भी उग जाते हैं। एंड क्योंकि इसका एडिबल कंटेंट बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू आपके फूड क्रॉप्स, तो वाइल्ड एनिमल्स को कोई अट्रैक्ट नहीं करती, क्योंकि झाड़ जंगल उनको भी खाने का शौक नहीं है। प्लस उनसे सीधा सीधा ऑयल्स एक्सट्रैक्ट कर दिया जाता है, जो कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत ही ईजी है और बहुत अच्छा रिटर्न इससे फार्मर्स को मिल सकता है। तो सरकार जो है कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में प्लान कर रही है कि वो एरोमेटिक वैलीज बनेगी, पूरी पूरी पूरे के पूरे घाटियों में सिर्फ एरोमेटिक प्लांट ही बनाया जाए, ठीक है। ये 2030-31 तक प्लान है ऐसी वैलीज बनाने का, ठीक है। मेन फोकस किन किन एरोमेटिक प्लांट्स में है वो आप नाम देख सकते हैं, डेमस रोज, लेमन ग्रास, तुलसी, टेनु, तेजपत्ता वगैरह। प्लान क्या है कि एरोमेटिक प्लांट्स के अंदर जो एरिया है उनको 30,000 हेक्टेयर तक बढ़ाना है, ठीक है। आज के टाइम पे ये नंबर फिगर्स है अराउंड 8,000 हेक्टेयर और 109 क्लस्टर्स हैं, ठीक है। अलग अलग एरोमेटिक ये फार्म्स के क्लस्टर्स बने हुए हैं 108 के आसपास, और अराउंड 24,000 फार्मर्स एंगेज्ड हैं। तो ऑब्वियसली अगर ये नंबर बढ़ेगा, मतलब ऑलमोस्ट 4 टाइम्स हो जाएगा अगर 30,000 तक पहुँचना है, तो जो फार्मर्स एंगेज्ड है उसमें भी थोड़ा आप कह सकते हैं बढ़ेंगे, एग्जैक्टली ऐसे तो नहीं बढ़ेगा और बढ़ेंगे, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा मिलेगा। अब आ जाते हैं फूल दी फेस्टिवल में, ठीक है, मार्च में मनाया जाता है, काफ़ी धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है स्टेट का, उत्तराखंड का, ठीक है। मार्च में हार्वेस्ट होते हैं आपके जितने भी रबे क्रॉप्स हैं, मार्च के आसपास हार्वेस्ट होते हैं। और साथ साथ ये स्प्रिंग सीजन को भी वेलकम करता है। देखिए, इंडिया में ज़्यादातर जो फेस्टिवल्स है वो सीजन से रिलेटेड है, जब भी कोई सीजन चेंज होता है तो कोई ना कोई फेस्टिवल आपको दिख जाएगा, ठीक है। प्लस ये जो हिंदू चैत्र, जो हिंदू न्यू ईयर का जो पहला मंथ, पहला दिन है, उससे भी कहीं ना कहीं कोइंसाइड करता है। अब इस फेस्टिवल के सबसे मेन पार्टिसिपेंट्स कौन होती है? यंग गर्ल्स, ठीक है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके और एक तरीके से आप बोल सकते हैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन आपको इतना नहीं दिखेगा एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स। यहाँ पे लड़कियों को भी काफी भूमिका होती है वहाँ की सोसाइटी में, ठीक है। तो ये सेलिब्रेशन काफी लंबा खिंचता है, एकदम कार्निवल टाइप का रहता है, महीने तक खिंचता है। इसमें फूल दही में जो दही का जो मीनिंग होता है वो स्टैंड करता है एक सेरेमोनियल पुडिंग से। एक पुडिंग बनाई जाती है जो जैगरी यानी गुड़ से बनती है, इसमें व्हाइट फ्लावर और कर्ड वो भी सबको ऑफर किया जाता है। कहीं ना कहीं इस फेस्टिवल के इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन से भी रिलेशन है, ठीक है। इस फेस्टिवल में होता क्या है, जो यंग गर्ल्स होती है, लड़कियां होती है, वो हर घर जाती है, ठीक है। उनके हाथ में थाली होती है जिसमें चावल, जैगरी, कोकोनट, ग्रीन लीव्स ये सब होता है, ठीक है। और जिनके घर में जाते हैं वो भी इनको रिटर्न में ब्लेसिंग भी देती है और कुछ गिफ्ट वगैरह भी देती है, जैसे मिठाई, जैगरी, मनी वगैरह, ठीक है। काफी इससे एक तरीके से आपकी सोशल हार्मनी बढ़ती है, सोशल कॉन्टैक्ट आपके बढ़ते हैं। गांव के जो लोग हैं सेलिब्रेट करते हैं, सिंगिंग एंड डांसिंग होती है, काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। टॉपिक आ जाता है चार धाम टूरिज्म का। तो चार धाम टूरिज्म एक तरीके से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पीरियड होता है, बहुत मल्टीपल स्टेक होल्डर्स के लिए, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो वहाँ के लोकल इंडस्ट्री बिजनेसेस हो, या चाहे वो पिलग्रिम्स हो, सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। गवर्नमेंट के लिए एक तरीके से आप बोल सकते हैं गवर्नमेंट को काफ़ी रेवेन्यू मिलता है जितना वहाँ पे बिजनेस एक्टिविटीज़ होती है उसके थ्रू। जो वहाँ के जो लोकल बिजनेसेस है
होटल्स हो गए या फिर वहाँ पे जो स्मॉल शॉपकीपर है जो कुछ आर्टिफैक्ट्स बेचते हैं, जैसे फूल बेचते हैं या कुछ जो भी कुछ बेचते हैं, तो उनकी भी एक तरीके से कमाई का टाइम ये जो फिक्स्ड विंडो होता है कुछ महीनों का, इसमें उनके पूरे साल भर की कमाई का टाइम होता है। एंड पिलग्रिम्स ऑब्वियसली उनके स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस के लिए। तो गवर्नमेंट ने काफ़ी इनिशिएटिव्स ले रखे हैं इस टूरिज्म को इम्प्रूव करने के लिए, जैसे कि वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम, क्योंकि ये जो पीरियड होता है टूरिज्म का, ये अराउंड मई से स्टार्ट होता है एंड अक्टूबर तक खींचता है। तो मई में काफ़ी गर्मी होती है, फॉरेस्ट फायर का चांसेस होते हैं, एंड अक्टूबर आते आते मानसून का पीरियड स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे पहाड़ों में खूब डिस्ट्रक्शन, बहुत ही डिजास्टर प्रोन हो जाते हैं पहाड़। सीसीटीवी कैमरास भी लगाए गए हैं ताकि पाथ सेफ हो पिलग्रिम्स के लिए। साफ सफाई में भी ध्यान दिया जा रहा है एंड टॉयलेट फैसिलिटीज पे भी फोकस किया जा रहा है। पिलग्रिम्स की एक बहुत बड़ी कंप्लेंट रहती है कि ऐसे बेसिक एम्यूनिटी सैनिटेशन से रिलेटेड बहुत कम रहते हैं। स्ट्रीट लाइटिंग, ठीक है, अगेन सिक्योरिटी का इनिशिएटिव है। एयर एम्बुलेंस सर्विस इस टाइम पे गवर्नमेंट ने इसमें भी एम्फोसाइज किया है इमरजेंसी के लिए, क्योंकि बहुत ही हेक्टिक ट्रैक होता है एलिवेशन का। काफ़ी लोग होते हैं जो फिजिकली इतने फिट होते नहीं है मेडिकली, या कोई अंडरलाइन मेडिकल कंडीशन है जो उनको भी नहीं पता, तो हार्ट अटैक या लैक ऑफ ऑक्सीजन, ये सब ब्रीदिंग इश्यूज, इन सब की वजह से कैजुअलिटीज होती है। पहले भी लोग की इतनी कैजुअलिटी हुई है, इस साल भी कुछ देखने को मिली है। तो उसके लिए इमरजेंसी सर्विस के लिए एयर एम्बुलेंस की भी इस बार सुविधा की गई है। स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स का भी डिप्लॉयमेंट किया गया है कुछ भी इमरजेंसी सिचुएशन को टैकल करने के लिए, जैसे कि फॉरेस्ट फायर हो गया या मानसून से रिलेटेड लैंडस्लाइड वगैरह, फ्लडिंग। ठीक है, पिछले साल 50 लाख से ज़्यादा पिलग्रिम्स देखे गए थे, और इस बार बोला जा रहा है जिस हिसाब से रजिस्ट्रेशन हुआ है कि इस बार ये नंबर एक्सीड करने वाला है, और इससे पिछले साल अराउंड 30 लाख प्लस थे। तो देख सकते हैं ये जो चारधाम टूरिज्म जो है बहुत पॉपुलर हो रहा है। एंड इससे रिलेटेड एक और न्यूज जो आप बाद में पढ़ोगे, तो चारधाम जो है वो मोस्टली गढ़वाल रीजन में है। इससे क्या हो रहा है, जो डेवलपमेंट है वो गढ़वाल की तरफ ज़्यादा फोकस कर रहा है। डेवलपमेंट मीन टूरिज्म का जो टूरिज्म से रिलेटेड जो डेवलपमेंट है, और कुमाऊं एक तरीके से निगलेक्ट हो रहा है। तो गवर्नमेंट ने कुमाऊं का टूरिज्म को बढ़ाने के लिए भी एक प्रोग्राम इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसका नाम है मानसखंड मंदिर माला मिशन, जिससे कुमाऊं एरिया के भी मंदिरों को, कुछ चुनिंदा मंदिरों को, अराउंड 48 टेम्पल्स है, उनको डेवलप किया जाएगा ताकि टूरिस्ट वहां भी जाए। ठीक है, और वहां की भी टूरिज्म बढ़े। अब देख लेते हैं हेल्थ रिलेटेड फैसिलिटीज क्या क्या चारधाम यात्रा के लिए चेंज की गई है। एक तो एक्सपर्ट फिजिशियंस को डिप्लॉय करेंगे चारधाम रूट में, दोनों सरकार गवर्नमेंट सेक्टर से भी और प्राइवेट सेक्टर से भी। ठीक है, 180 हेल्थ एक्सपर्ट्स को डिप्लॉय किया जाएगा रोटेशन बेसिस पे। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर से भी होंगे। स्क्रीनिंग सेंटर्स होंगे यात्रा मार्ग में, क्योंकि चेकअप करते रहेंगे। इवन यात्रा शुरू करने से पहले भी या रजिस्ट्रेशन के टाइम पे भी, स्पेशली जो लोग 50 साल के ऊपर है उनका एक मैंडेटरी हेल्थ चेकअप होगा, तभी इनको परमिट दी जाएगी। ठीक है, और एक हेल्थ मित्रास बनाए जाएंगे जो कि असिस्ट करेंगे पिलग्रिम को, कुछ भी इनको इश्यूज होती है। मतलब पैरामेडिक्स टाइप के होंगे जिनको इनको थोड़ी बहुत नॉलेज होगी, डॉक्टर्स तो नहीं है फुल फ्लेजेड, बट पैरामेडिकल इनको नॉलेज होगी। ऑब्जेक्टिव क्या है, मोर्टेलिटीज कम करना। देखिए पिछले साल अराउंड 250 डेथ्स हुई थी, डेथ इस साल भी हुई है और फ्यूचर में भी होंगी, बट कोशिश ये है कि इनको मिनिमाइज करना जितने कम हो सके। ठीक है, पिछले साल क्या था, डेली टूरिस्ट की एक लिमिट होती थी, पर इस बार ऐसा कुछ लिमिट नहीं रखा है। स्पेशली ट्रेडर्स द्वारा ये रिक्वेस्ट की गई थी, क्योंकि जब लिमिटेशन होती है तो वहाँ के जो ट्रेडर्स है, जो होटेलियर्स है, शॉपकीपर्स है, उनका बिजनेस अफेक्ट होता है। एंड एज अ सेड, ज़्यादातर जो वहाँ के बिजनेस है उनके लिए यही कुछ पीरियड होता है जब वो कुछ अर्न कर सके। तो जितने ज़्यादा टूरिस्ट है उतने ज़्यादा उनकी अर्निंग पोटेंशियल है। ठीक है, इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन को काफ़ी दिक्कत भी हुई। अगर आप न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे होंगे तो वहाँ पिलग्रिम्स की ही कंप्लेन थी, बहुत लंबी लंबी लाइन थी, मतलब रात रात तक नंबर ही नहीं आ रहे थे, या कभी कभी जो सिस्टम हैंग हो जा रहा था जो लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे थे। ट्रैफिक मैनेजमेंट के बहुत बड़ा इशू होने लग गया था, स्पेशली जहाँ से एंट्री होती है, जैसे हरिद्वार वगैरह का जो एरिया था, वहाँ पे खूब ट्रैफिक जैम थे, इतनी ज़्यादा भीड़ आ जा रही थी।
गवर्नमेंट ने यात्रा मैजिस्ट्रेट्स बनाए। ठीक है, इनका काम क्या है, ये लोग ट्रैफिक को इंश्योर करना कि अच्छे से चले, और ये डीएम्स के अंडर, ओवरऑल डीएम्स के अंडर काम करेंगे। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे रूट। ठीक है, तो ये जो रूट है ऋषिकेश से स्टार्ट होगी और कर्णप्रयाग में खत्म होगी। तो ऋषिकेश देहरादून डिस्ट्रिक्ट में है एंड कर्णप्रयाग इज इन चमोली डिस्ट्रिक्ट। तो ये जो पूरा प्रोजेक्ट है, इसका एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ कंप्लीशन इज 2026। ये 125 किलोमीटर का रेल रूट होगा, जिसमें 12 स्टेशन होंगे, 35 ब्रिजेस होंगे और 17 टनल्स होंगे। और इनमें से कुछ टनल्स ऐसे हैं जो बहुत ही लंबे, दे गोइंग टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट लॉन्गेस्ट टनल्स इन इंडिया। ठीक है, जैसे कि एक 15 किलोमीटर का टनल बनने वाला है देवप्रयाग और लचमोली के बीच। अब कुछ इशू जो आ रहा है, जैसे हमने एक बार ऊपर भी बात करी थी, कि डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स इतने अच्छे से बन नहीं रहे हैं, बहुत ही हेस्टली बन रहे हैं। तो वहाँ पे कुछ विलेजेस हैं जिनने ये रिपोर्ट किया कि उनके जो वाटर सोर्सेस है वो सूखने लग गए जब से ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो एक गवर्नमेंट ने ये भी बोला है कि जो विलेजेस अफेक्ट हो रहे हैं या तो डिस्प्लेस हो रहे हैं या ऐसे कुछ इशू हो रहा है, तो उनको कॉम्पेंसेट किया जाएगा एंड कुछ स्ट्रेटेजी भी बनाई जाएगी ताकि विलेजेस को जो इशू हो रहा है वो वैसे उसको रिजॉल्व कर सके। अब अगला टॉपिक है विजिलेंस से रिलेटेड। ठीक है, गवर्नेंस से आप लिंक कर सकते हैं। तो विजिलेंस का टॉपिक जो है वो करप्शन से रिलेटेड है। तो ये आर्टिकल कहता है कि उत्तराखंड का जो विजिलेंस डिपार्टमेंट है, उन्होंने एक 2 करोड़ का रिवॉल्विंग फंड बना रखा है। तो इस फंड का प्राइमरीली काम क्या है? देखिए, पहले क्या होता था, अगर कोई इंसान कंप्लेन कर रहा है, कोई सिटीजन कंप्लेन कर रहा है करप्शन के अगेंस्ट, कि कोई अगर गवर्नमेंट ऑफिसर उनसे ब्राइब मांग रहा होगा, तो विजिलेंट टीम क्या करती थी, वो इनको एनकरेज करती थी कि आप ब्राइब दो और हम उस पर्टिकुलर ऑफिसर को रंगे हाथों पकड़ेंगे। अब होता क्या था कि जो सिटीजन जो कंप्लेन कर रहा है वो इस पूरे सेटअप में जो ब्राइब दे रहा है, तो जो ब्राइब का जो अमाउंट है, वो जब करप्ट ऑफिसर पकड़ा जाता है तो फिर वो भी जब्त कर लिया जाता है। लेकिन जब तक वो पूरा केस निपट नहीं जाता तब तक वो पैसे भी उसको लौटाए नहीं जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो एविडेंस है, दैट इज एन एविडेंस। ठीक है, एविडेंस को कस्टडी में रखना पड़ता है जब तक केस चल रहा है, और कभी कभी बार तो साल भी हो जाते हैं, इंसान भी मर जाता है, पैसे वापस नहीं आते। तो अब गवर्नमेंट ने बोला कि ये विजिलेंस डिपार्टमेंट जो है वो एक रिवॉल्विंग फंड बनाएगा, और जब भी ऐसा कुछ ट्रैप बनाना है, जिसमें कुछ ऑपरेशन कंडक्ट कर रहे हैं पकड़ने के लिए किसी करप्ट ऑफिसर को, तो वो उस कंप्लेनेंट का पैसा नहीं यूज करेंगे बट इस फंड से पैसा यूज करेंगे। ठीक है, अब जो अगला टॉपिक है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ये अर्बनाइजेशन से रिलेटेड है। ठीक है, कि उत्तराखंड के जो पावर लाइन्स है उनको अंडरग्राउंड किया जाएगा। ठीक है, और स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। अब अंडरग्राउंड करने से क्या है, देखिए उत्तराखंड, अगेन हमने रिपीटेडली ये बात कर रखी है कि डिजास्टर प्रोन है। तो मानसून के टाइम क्या होता है, उत्तराखंड में बहुत ही हेवी बारिश होती है, बहुत तेज हवाएं होती है मानसून के टाइम पे। तो पेड़ पौधे जब गिरते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी वायर्स के ऊपर गिर जाते हैं, जिससे कि वो वायर्स टूटते हैं एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई डिस्टर्ब हो जाता है। एंड कभी कभी तो काफी दिन दिन लग जाते हैं। एंड आप इमेजिन कर सकते हैं मानसून वगैरह के टाइम पे बहुत ही हेवी ह्यूमिडिटी होती है, इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो बहुत दिक्कत हो सकती है। तो प्लान क्या है कि पावर लाइन्स को अंडरग्राउंड कर दिया जाए। और एक और इनिशिएटिव क्या है, स्मार्ट मीटर। तो स्मार्ट मीटर क्या होगा, हर किसी के घर में लगाया जाएगा। अभी इनको स्मार्ट क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी ट्रैक करेंगे, यानी जो कंज्यूमर है उनको ये भी बताएंगे कि इलेक्ट्रिसिटी कितना कंज्यूम कर रहे हैं, कितना इलेक्ट्रिसिटी को कम कर सकते हैं, और कितना उनको बिल पे करना है और कब पे करना है। ठीक है, तो ये सब ये कंज्यूमर को बताएगा, तो ऑटोमेटिक ऑब्वियसली ये स्मार्ट हो गया। इससे इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट रोकने का भी एक अच्छा चांस है, और बिलिंग प्रॉब्लम भी खत्म होंगे। ठीक है, ऑब्वियसली जब कंज्यूमर को ऑब्वियसली जब कंज्यूमर को टाइम एंड टाइम अगेन ये इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि कितना इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहा है, कितना उसका बिल बन रहा है, देन वो भी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी सेव करने के लिए इंक्लाइन हो जाएगा। और एक बहुत ही अच्छी बात है कि ये विदाउट इंटरनेट कनेक्टिविटी भी चल सकता है प्रीपेड मीटर्स के थ्रू। पहले से ही आप बिल पेमेंट कर दो एंड उस हिसाब से आपको इंटीमेशन मीटर देता रहेगा कि आपको कितना बिल पेंडिंग है, आप कितना बिजली यूज कर सकते हो। अगेन वेरी यूजफुल न्यूज,
उत्तराखंड के डेवलपमेंट से रिलेटेड है कि उत्तराखंड में जो पावर ट्रांसमिशन है वो 10 सालों में बढ़ा है। ठीक है, ट्रांसमिशन कैसे बढ़ता है? जब इलेक्ट्रिसिटी का जो ट्रांसमिशन होता है ट्रांसमिशन लाइन्स के थ्रू होता है, जब उसका नेटवर्क बढ़ता है तो जो सेटलमेंट्स, ह्यूमन सेटलमेंट्स होते हैं वहाँ पे भी बिजली पहुँचती है। एंड इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट, ये दिस इज अ साइन ऑफ डेवलपमेंट। पब्लिक सेक्टर यूनिट है विच इज कॉल्ड पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन उत्तराखंड, उन्होंने एक बहुत ही बड़ा रोल लिया है। ठीक है, सिर्फ ट्रांसमिशन ही नहीं बढ़ा बट ट्रांसमिशन लॉस भी कम हो रहा है। यूजुअली जब पावर ट्रांसमिट होती है, जहाँ पावर बनती है और जहाँ पे पावर जाती है, एंड जो एरिया है के बीच में ट्रांसमिशन के थ्रू पावर थोड़ी एक तरीके से पावर का लॉस हो जाता है। जितनी बेटर टेक्नोलॉजी हो, जितने अच्छे ट्रांसमिशन लाइन्स हो, उतना पावर लॉस कम होता है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं जो पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड है, उन्होंने टेक्नोलॉजिकली भी अपने आप को इम्प्रूव करा है अलॉन्ग विद एडमिनिस्ट्रेटिव इम्प्रूवमेंट। ठीक है, प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन, सप्लाई, ये सब में हमने इम्प्रूवमेंट देखा है। दैट मीन्स उत्तराखंड इज स्टेडीली डेवलपिंग एज अ स्टेट। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स ने इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। ठीक है, उत्तराखंड में बहुत सारे रिवर्स हैं, यानी रिवर्स बहुत फास्ट फ्लो करते हैं क्योंकि पहाड़ों से नीचे आते हैं। यानी जो फास्ट फ्लो है वो थ्रू हाइडल प्रोजेक्ट्स, उसको उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन बहुत अच्छा बन रहा है। हाउस होल्ड मतलब घरेलू इलेक्ट्रिफिकेशन भी हो रहा है। अब प्लान क्या है कि सिर्फ इलेक्ट्रिफिकेशन हाउस होल्ड लेवल में इंक्रीज नहीं करना है बट उसको अनइंटरप्टेड बनाना है। दैट मीन्स ऐसे नहीं कि बस आपने इलेक्ट्रिसिटी पहुंचा दी, 2-3 घंटे लाइट आ रही 24 घंटे में, नहीं। प्लान है कि 24 घंटे तक बिजली आनी चाहिए। ठीक है, प्लान क्या होना चाहिए, एफर्ट्स क्या होने चाहिए कि पावर सप्लाई अनइंटरप्टेड भी होनी चाहिए और अफोर्डेबल भी होनी चाहिए। एंड अफोर्डेबल कब होते हैं? जब इकोनॉमीज ऑफ स्केल आता है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल मीन्स जितने ज़्यादा, एक तरीके से आप बोल सकते हैं, जितने ज़्यादा उपभोक्ता होंगे, जितने ज़्यादा बिल पेयर्स होंगे, उतनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन की कॉस्ट, मतलब जितना भी प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन, सप्लाई, सबकी कॉस्ट उतनी कम होती रहेगी सबके लिए। तो मार्च महीने के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम अप्रैल की बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।